अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आप सबको इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पास चल रही हैं टेंशन्स। इन टेंशन्स की बुनियाद पर ईरान ने यह धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर सकता है, और अगर हकीकत की बात की जाए तो उसका हक बनता है अपने मुल्क का दिफा करना, अपने तमाम रिसोर्स का दिफा करना, और उसका ये हक बनता है कि अपने दिफा के लिए वो जो चाहे वो करे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ईरान ये कदम उठाता है तो बहुत सारे ममालिक के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आज हम एग्जैक्टली इसी बात का जिक्र करेंगे कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर देता है तो इसकी क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व उस तेल को कहा जाता है जो कि आपका अपना तेल है, निकलने के लिए तैयार है लेकिन आप निकाल नहीं रहे और किसी भी बुरी सूरत हाल में आप उसको निकाल सकते हैं। और कमर्शियल इंपोर्ट और कमर्शियल रिजर्व उस ऑयल को कहा जाता है कि जो कि आपने इंपोर्ट किया और इस्तेमाल कर लिया, वो तो आपका हो गया कमर्शियल इंपोर्ट। लेकिन जो तेल आपने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद आपने अपने पास जमा करके रख लिया स्टोरेज की सूरत में, वो आपका हो जाएगा कमर्शियल रिजर्व। दुनिया के तेल का तकरीबन 20% और एलएनजी का तकरीबन 22% के आसपास हिस्सा गल्फ से गुजर कर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर कर जाता है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक करता है तो ये तेल और ये एलएनजी सब ब्लॉक हो जाएगी। ऐसे मौके पर कुछ ममालिक ऐसे होंगे कि जिनकी एक्सपोर्ट्स बुरी तरह से मुतासिर होंगी, और ऐसे मौके पर कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि जिनकी इंपोर्ट्स तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी और जिनको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और जिनकी एनर्जी फील्ड में काफ़ी बड़ी डिस्ट्रप्शन हो सकती है। अगर हम बात करें उन ममालिक के जिनके लिए एक बड़ी डिस्ट्रप्शन साबित हो सकती है इंपोर्ट के मामले में, तो उनमें चाइना आता है, जापान आता है, कोरिया आता है, इंडिया आता है, और सबसे बड़ा जो अफेक्टी इस पूरे के पूरे सिनेरियो का होगा वो होगा पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान की बात करें, मैं आपको एक चीज़ और ये बता दूं कि आपके ख्याल में 20% डिस्ट्रप्शन शायद कोई बड़ी डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। अगर पूरी दुनिया के लिए 20% ऑयल या एलएनजी ब्लॉक हो भी जाती है तो शायद बड़ा फ़र्क ना पड़े, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये जो 20% डिस्ट्रप्शन होगी ये तमाम के तमाम ममालिक को बुरी तरह से मुतासिर करेगी, तेल की कीमतों को मुतासिर करेगी। ब्रेंट क्रूड जिसकी आज की कीमत तकरीबन $50 से भी कम है, वो $200 से ऊपर जा सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम ममालिक में तेल की कीमतों में तकरीबन 3 गुना के करीब इजाफा हो सकता है। तो ये छोटी मोटी डिस्ट्रप्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन है। सिर्फ गल्फ के तेल के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया का इन्हिसार नहीं है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि गल्फ अभी भी दुनिया के ऑयल और एलएनजी का तकरीबन 5वां हिस्सा एक्सपोर्ट करता है, और अगर ये एक्सपोर्ट रुकती है तो इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। अब हम आते हैं उन ममालिक की तरफ के जिनके ऊपर ये ठीक ठाक असरअंदाज हो सकता है। अगर हम बात करें चाइना की, जापान की, तो तकरीबन 60% to 70% के आसपास उनकी इंपोर्ट्स गल्फ से हो रही हैं। जब ये सारी की सारी इंपोर्ट्स मुतासिर होंगी तो ज़ाहिरी सी बात है कि वहाँ पे तेल का बहरान पैदा हो सकता है। उसके बाद आ गया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का भी एग्जैक्टली यही हाल है। इंडिया का तकरीबन 65% के आसपास जो तेल है वो फ़िलहाल गल्फ से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो हालात वहाँ पर भी ख़राब होंगे। लेकिन सबसे बुरा इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, वो होगा पाकिस्तान। क्योंकि चाइना के पास अपने अच्छे खासे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मौजूद हैं जहाँ से वो तेल नहीं निकाल रहा, और किसी भी बुरी सूरत हाल के नतीजे में वो वहाँ से तेल निकालना शुरू कर सकता है। जापान के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स तो कम है, लेकिन वो बाकी दुनिया से स्टिल ऑयल इंपोर्ट करता है और करता रहेगा। साउथ कोरिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ज़्यादा नहीं है, यानी कि उनका अपना तेल ज़्यादा नहीं है, उसका ज़्यादातर इन्हिसार होता है मिडल ईस्ट के ऊपर और गल्फ़ के ऊपर। वो बुरी तरह से मुतासर तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम साउथ कोरिया के पास पैसे हैं और वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। कीमतें बढ़ेगी, लेकिन बहरहाल साउथ कोरिया के लिए स्टिल ये सर्वाइवल का मसला शायद ना बने। अब हम आते हैं भारत की तरफ। भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यानी कि उनका अपना तेल काफ़ी कम है, जो कि तकरीबन 8 से 10 दिन के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। फिलहाल वो लोग फोकस कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाया जाए। लेकिन भारत के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि उनके पास स्टोरेज रिजर्व्स हैं, यानी कि ऑयल को वो इंपोर्ट करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो ऑयल को स्टोर रखते हैं। किसी भी किस्म की कंप्लीट डिस्ट्रप्शन के बाद, यानी कि अगर भारत किसी भी किस्म का तेल इंपोर्ट नहीं करता तो उसके बाद भी उनका मुल्क 2 महीने तक बगैर किसी मसले के चल सकता है। 8 से 9 दिन के उनके अपने रिजर्व हैं, और तकरीबन 60 दिन का उनके पास तेल ऐसा है कि जो वो अपने पास स्टोर करके रखते हैं कि जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत के पास कमर्शियल रिजर्व बड़ा है, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है। उनका अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व छोटा है, लेकिन बहरहाल 8 से 10 दिन तक वो भी चल सकता है। अब भारत का तकरीबन कितने % इन्हिसार जो है वो इंपोर्ट के ऊपर होता है, तो वो है तकरीबन 85 से 87%। 85 से 87% तेल उनका सारा का सारा इंपोर्ट ही होता है। इसमें अच्छी चीज़ भारत के लिए ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ गल्फ से तेल नहीं मंगाते, वो रशियन ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अफ्रीका से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो साउथ अमेरिका इवन वेनेजुएला से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो पूरी दुनिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो किसी एक रीजन के ऊपर या एक सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी ऑयल रिफाइनरीज को भी डाइवर्सिफाई किया हुआ है,
उनकी ऑयल रिफाइनरीज लाइट क्रूड, मीडियम क्रूड, हैवी क्रूड सबको रिफाइन करने के काबिल हैं, और उनकी इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा ज़रूर, कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी भी, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद ना हो सके, क्योंकि बहरहाल 2 से ढाई महीने तो अपने रिजर्व को चला ही लेंगे और एट द सेम टाइम वो बाकी दुनिया से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो मुल्क सबसे बुरी तरह से मुतासिर होगा, कि जिसमें अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो खुदा ना खास्ता ये नौबत भी आ सकती है कि उनका पावर ग्रिड पूरी तरह से शट डाउन हो जाए, वो पावर ग्रिड जो कि पावर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो मुल्क है पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं आपको इस एक्सट्रीम सिचुएशन की तरफ से लेके चलूं कि पाकिस्तान का पावर ग्रिड कैसे बंद हो सकता है, मैं आपको सबसे पहले 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ कि पाकिस्तान तकरीबन 65 से 70% अपना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। वो सारा का सारा इंपोर्ट होता है गल्फ से। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होती है तो पाकिस्तान की सारी इंपोर्ट तो वहीं रुक गई। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के रिजर्व के ऊपर। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो भारत से थोड़ा सा बड़ा है। हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते का है, 14 दिन का, यानी कि अपना तेल हमारे पास जो मौजूद है वो हम 14 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा तेल निकालने में। और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं कमर्शियल रिजर्व की, तो कमर्शियल रिजर्व हमारे पास कोई ख़ास नहीं है, मैक्सिमम 7 दिन, इससे ऊपर का नहीं है हमारे पास। और अगर हम सारा का सारा रिजर्व मिला के बात करें तो टोटल 20 से 21 दिन, और 20 से 21 दिन के बाद अगर आप ये तेल इसी हिसाब से खर्च करते रहते हैं अपने मुल्क में जिस तरह से आप अभी खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास तेल की एक बूंद भी नहीं बचेगी। अब आप कहेंगे कि यार बाकी मुल्क जो है वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? इसके जवाब में मैं आपको फिर 2-3 चीज़ों से आगाह करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा गल्फ से ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, महंगा वाला ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, जिसको हम कहते हैं लाइट क्रूड। अगर आप क्रूड ऑयल के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्रूड ऑयल्स भी 3-4 किस्म के होते हैं। लाइट क्रूड होते हैं, मीडियम होते हैं, हैवी होते हैं। इनमें भी फिर आपके जो है वो स्वीट क्रूड्स आ जाते हैं और सॉवर क्रूड्स आ जाते हैं। तो इसकी बजाय कि मैं आपको एक पूरा लेक्चर दूं कि क्रूड ऑयल्स कितने किस्म के होते हैं और क्या क्या होते हैं, मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है लाइट क्रूड के ऊपर। वो क्रूड जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा रिफाइन नहीं करना पड़ता, और हमारी रिफाइनरीज भी उसी के लिए ट्यून्ड है। अगर हम हैवी क्रूड्स इंपोर्ट करेंगे तो शायद हमारी रिफाइनरीज वैसे ही चौक हो जाए। एटलीस्ट कम से कम ये वो एक वजह है जो कि पाकिस्तान में दी जाती थी जब पाकिस्तान रशियन क्रूड इंपोर्ट करना चाह रहा था कि जी पाकिस्तान की रिफाइनरीज रशियन क्रूड को इंपोर्ट नहीं कर सकती। बाय द वे वो सब बुलशिट है, और ये भी कहा जाता था कि रशिया बहुत दूर है, हमें बड़ा महंगा पड़ेगा और हमारे हालात उससे रशियन क्रूड से बेहतर नहीं हो सकते। सब बुलशिट है, सब गलत है। मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, और आम लोगों को सिर्फ वही बातें बताई गई हैं जो उनको हज़म हो, कि हमसे बहुत दूर है, हमें बड़ा महंगा पड़ता है, किराया बड़ा पड़ता है, ये सब पड़ता है, वो सब बातें बकवास हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम इसी बात पे यकीन करके चलें कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज रशियन क्रूड को रिफाइन नहीं कर सकती, तो वो फिर किसी भी हैवी क्रूड को नहीं कर सकती। फिर इसका मतलब ये है कि हम नाइजीरिया, वाइजीरिया, अफ्रीका, वेनेजुएला से तो खैर हम वैसे भी नहीं मंगाएंगे, क्योंकि जब अमेरिका ने मना किया था कि रशिया से ना लो तो हमने वहाँ से नहीं लिया था, तो हम फिर वेनेजुएला से क्यों लेंगे? हम फिर वहाँ से भी नहीं लेंगे। हमें सस्ता क्रूड तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए सबसे महंगा क्रूड। इवन गल्फ में भी आपका मीडियम क्रूड भी मिलता है, हैवी क्रूड भी मिलता है, लेकिन हम मीडियम और हैवी को छोड़ के सबसे महंगे वाला लाइट क्रूड खरीदते हैं, तो वो हम वैसे ही महंगा खरीद रहे हैं। हमारी रिफाइनरीज शायद उसके अलावा कोई और क्रूड ऑयल जो है वो रिफाइन कर ही नहीं सकती। जब कोई और क्रूड ऑयल रिफाइन कर ही नहीं सकती तो फिर हम ला के करेंगे क्या? इवन हमारा अपना जो क्रूड है जिसको कहते हैं बदीन क्रूड, वो अच्छा खासा हैवी क्रूड है, और किसी ज़माने तक हम क्या करते थे कि हम वो सारा का सारा क्रूड इंडोनेशिया भेजते थे, और फिर 2 तरह की डील होती थी कि इंडोनेशिया उसके बदले में हमें पेट्रोल और डीजल दे देता था। बाद में कुछ टाइम ये कहानी भी चली कि हम वो क्रूड वहाँ भेजते थे, फिर इंडोनेशिया रिफाइन करके हमें वापस भेजता था। फिर हमने कहा जी हमारी अपनी रिफाइनरी तैयार हो गई है जो कि बदीन क्रूड को रिफाइन कर सकती है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि अगर हमारी रिफाइनरीज बदीन क्रूड को रिफाइन कर सकती हैं तो वो फिर रशियन क्रूड को क्यों नहीं कर सकती थी? ये एक मुअम्मा है, आप भी ढूंढिएगा इसका जवाब और मैं भी इसका जवाब ढूंढूंगा। तो बहरहाल अगर हुकूमती सोर्सेज पे यकीन किया जाए तो पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरीज जो है वो हैवी क्रूड को रिफाइन करने के काबिल नहीं है। जब रिफाइन करने के काबिल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया। हम दुनिया के बाकी क्रूड ऑयल्स रिफाइन नहीं कर सकते, और जब हम रिफाइन कर ही नहीं सकते तो हम इंपोर्ट करके क्या करेंगे? फिर हमें या तो महंगा डीजल और पेट्रोल डायरेक्टली ख़रीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसे भी नहीं है, ये भी एक और बड़ा मसला है। तो सस्ता तेल हम ख़रीदना नहीं चाहते, महंगा ख़रीदने के पैसे नहीं है, तो हम सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्टेड होंगे इस सारे के सारे मामले में, क्योंकि हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी गल्फ़ के ऊपर है। और साथ ही आपकी जो आजकल LNG इंपोर्ट हो रही है वो भी सारी की सारी कतर से हो रही है, और कतर अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में से है कि जो कि गल्फ़ के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू उनके जहाज़ गुजरते हैं, उसके अलावा वो कहीं और से LNG अपनी एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो आप लोग ना
सिर्फ ये कि तेल के मामले में जो है अफेक्टेड होंगे, आप LNG के मामले में भी बुरी तरह से अफेक्टेड होंगे, और ये खबर पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब अगर हम बात करें उन ममालिक की जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ब्लॉक होने की वजह से एक्सपोर्ट करने का प्रॉब्लम जिनको होगा, उनमें ऑफ कोर्स कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, ईरान इटसेल्फ है, क्योंकि इनका सारा का सारा एक्सपोर्ट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ही होता है, उसके अलावा कहीं से इनका एक्सपोर्ट होता नहीं। ईरान से पाकिस्तान ने ना गैस की पाइपलाइन ली है ना तेल की पाइपलाइन ली है, तो वो भी एक्सपोर्ट वाली कहानी बंद हो गई। तो बॉर्डर के थ्रू जो स्मगल होकर जैसे पहले आता है वैसे ही आ सकता है, इसलिए उसके अलावा नहीं आ सकता। तो इन तमाम ममालिक का तो एक्सपोर्ट बुरी तरह से मुतासिर होगा। बुरी तरह से मुतासिर क्या होगा, जब ब्लॉक हो जाएगी तो उनका एक्सपोर्ट वैसे ही बंद हो जाएगा, तो उससे फिर पैसे की सूरत हाल बुरी पैदा हो सकती है, जिसमें बहरीन और कतर ये तो शायद सर्वाइव कर जाएँ क्योंकि इनके पास पैसे ठीक ठाक हैं। कुवैत अलबत्ता बुरी तरह से मुतासिर होगा, इराक बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगा, और ईरान तो होगा ही होगा। मुतासिर इससे होंगे UAE और सऊदी अरब भी, लेकिन UAE और सऊदी अरब ने ये किया था कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो पाइपलाइनें बिछा के, और रेड सी के अंदर और गल्फ़ के अंदर, ये गल्फ़ ऑफ ओमान की बात हो रही है, इसके अंदर उन्होंने पोर्ट्स बना ली थी। फुजायरा की पोर्ट को डेवलप कर लिया था, यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बना ली थी, सब कुछ बना लिया था। तो ये कम्प्लीटली हैम्पर तो नहीं होंगे, लेकिन तकरीबन 20% इनकी 20 से 25% इनकी एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगी। लेकिन बहरहाल इनका एक्सपोर्ट चलता रहेगा, क्योंकि ये रेड सी से भी एक्सपोर्ट करते हैं अब तो, और अब ये लोग फुजायरा वजारा से और गल्फ़ ऑफ ओमान से भी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड बुरी तरह से मुतासिर होगी, प्राइसेस बुरी तरह से मुतासिर होंगी, और फिर एक अच्छा खासा ना सिर्फ ये कि प्राइस शॉक में लगेगा पूरी दुनिया को, बल्कि ऑफ कोर्स एक चीज़ आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो आपको नहीं मिलेगी तो फिर ज़ाहिर बात है तेल की शॉर्टेज होने का भी अंदेशा होता है, और फिर जो मुल्क जितने ज़्यादा पैसे देगा ज़ाहिर बात है वो उतना ज़्यादा तेल ख़रीद सकेगा। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग रियली गुड, और इन केस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होती है तो चंद एक ममालिक को इंतहाई बुरी तरह से, लेकिन पूरी दुनिया को ऑल ओवर ये अच्छा खासा इफेक्ट करेगी। दुआ तो मेरी यही है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर हालात देखे जाएँ तो अमेरिका बाज नहीं आ रहा, और शायद कोई ना कोई शरारत हो सकती है। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई थिंक। आज की वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपनी इस राय से और इस सारे के सारे तज्जिए से आगाह कर दूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब भी इस किस्म के हालात डेवलप होते हैं तो दुनिया तरह तरह के तज्जिए पेश करती है, जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। इवन रशियन ऑयल के टाइम पे इसी तरह की कहानियाँ हम लोग सुनते थे रोज़ाना की बुनियाद पे। कोई बंदा क्या कह रहा है, कोई बंदा क्या कह रहा है, हकीकत क्या है किसी को समझ नहीं आ रही। मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाई थी, आप लोग देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, शायद आपको कोई अच्छी चीज़ देखने को, सुनने को, जानने को मिले। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, किसी भी तरह से इसने आपको कुछ सुनने में, देखने में, जानने में मदद की हो, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts, और अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।